नमस्ते दोस्तों। तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 7 माइक्रो इकोनॉमिक्स का क्लास 11th का प्रोडक्शन फंक्शन एंड रिटर्न्स टू अ फैक्टर। मतलब कि जब एज अ प्रोड्यूसर आप कुछ प्रोड्यूस करने चलते हो, कोई गुड या सर्विस जिसे आप आगे जाके सेल करने वाले हो, तो उसमें क्या क्या फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं जो आपके प्रोडक्शन को इफ़ेक्ट करते हैं, मतलब बढ़ाते हैं, घटाते हैं, या जिसकी वजह से प्रोडक्शन हो सकता है। वो फैक्टर्स क्या क्या होते हैं और किसी एक फैक्टर पे क्या रिटर्न्स मिल सकते हैं हमें। फॉर एग्जांपल लेबर एक था तो कितनी प्रोडक्शन हो रही थी, दो था तो कितना प्रोडक्शन हो रहा था, तीन था तो कितना प्रोडक्शन हो रहा था। अगर लेबर बढ़ाने से हमें प्रोडक्शन पे फ़र्क पड़ रहा है, वो बढ़ रहा है, तो वो क्या है, रिटर्न टू द फैक्टर है। लेबर फैक्टर पे रिटर्न्स कहा जाएगा उसे। तो इसमें हम पढ़ेंगे सबसे पहले कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन। शॉर्ट रन में भी, लॉन्ग रन में भी, मतलब लंबे समय में जब हम बिजनेस चला रहे होते हैं तो प्रोडक्शन फंक्शन को क्या क्या इफेक्ट करता है, और अगर हम छोटे समय के लिए देखें, किसी एक महीने, 3 महीने, 6 महीने के लिए, तो क्या चीज़ें हैं जो इफेक्ट कर रही हैं। फिर जो प्रोड्यूस हम करते हैं उसको हम प्रोडक्ट बोलते हैं। तो टोटल प्रोडक्ट, मार्जिन प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट, ये क्या है। रिटर्न्स टू अ फैक्टर, जो मैंने आपको ऊपर बताया, उसका एक लॉ है जिसे हम बोल सकते हैं या तो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस और या फिर लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्ट। ठीक है, दोनों एक ही लॉ है, नाम दो हैं इसके। फिर कर्व्स के बीच में, यानी टीपीएमपी कर्व, एपीएनएमपी कर्व, है ना, इनके बीच में और इनके शेप्स में क्या रिलेशन है। ठीक, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन, शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन। देखिए, जब हम बात करते हैं कि आउटपुट जो होता है हमारा, ठीक है, प्रोड्यूस जो होता है हमारा, उसमें हमने कई सारी चीज़ें लगाई होती हैं। रॉ मटेरियल लगाया होता है, ज़मीन, लेबर, कैपिटल यानी पैसे। ठीक है, कोई भी गुड या सर्विस प्रोड्यूस करने के लिए ये सब चीज़ें चाहिए। इसके बाद अगर एक गिवन क्वांटिटी है किसी कमोडिटी की, तो उसे प्रोड्यूस करने के लिए कितना लेबर, कितना कैपिटल लगेगा, ये हमेशा एज अ प्रोड्यूसर आपको इंटरेस्ट रहेगा जानने में, है ना। कि भाई अगर हमें 100 यूनिट बनानी है किसी कमोडिटी की, तो हमें पता चल रहा है कि भाई हमें 10 यूनिट कैपिटल की चाहिए और 5 यूनिट लेबर की चाहिए, तब हमें जो है 100 यूनिट बना पाएंगे हम। ठीक, तो ये क्या हो गया, रिलेशनशिप हो गया इनपुट और आउटपुट के बीच में, जैसे हम प्रोडक्शन फंक्शन कह सकते हैं। ठीक, अब ये रिलेशन कैसा है हर केस में, है ना। क्या दो ही फैक्टर्स होते हैं या दो ही कैटेगरी के फैक्टर्स होते हैं कुछ प्रोड्यूस करने के लिए, ये सब हम आगे देखेंगे। मान लेते हैं क्यू एक्स क्या है, आउटपुट ऑफ कमोडिटी एक्स है। तो क्यू एक्स बराबर फंक्शन ऑफ एल एन के। एल क्या है, फिजिकल इनपुट ऑफ लेबर, एंड के क्या है, फिजिकल इनपुट ऑफ कैपिटल। ठीक है, कितना लेबर और कितना कैपिटल लगाने से एक्स कमोडिटी के कितने यूनिट्स बनते हैं, ये हमें इस फॉर्मूला से पता चलता है। अब क्यों हमने इनपुट जो है, क्या कहते हैं कि लेबर और कैपिटल लिया। इनपुट तो बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन ये दो मेजर कैटेगरी हैं। कैपिटल यानी कि बड़े पैसे से आने वाली जितनी भी चीज़ें हैं जो लॉन्ग टर्म में यूज़ होती हैं, वो कैपिटल फैक्टर्स कहलाए जा सकते हैं। और लेबर फैक्टर या लेबर से मिलते जुलते फैक्टर्स वो हो सकते हैं जो वेरिएबल हों, जो बढ़ाए घटाए जाते हो, जिनके साथ ऐसा ना हो कि एक बार खरीद लिया तो अब उन्हें हमें यूज़ करना ही पड़ेगा, नहीं तो वो वेस्ट हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता। ठीक है, मशीनरी का क्या है, आपने अगर आप 1000 यूनिट बनाने वाली एक मशीन एक बार खरीद ली, तो आप किसी दिन उस पर 100 ही यूनिट बना रहे हो, किसी दिन 200 ही बना रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, मशीन डिप्रिशिएट होती रहेगी। ठीक है, तो वो हमने कैपिटल फैक्टर्स या फिक्स्ड फैक्टर्स के रूप में ले लिया। ठीक है, यहाँ आते हैं आपके फैक्टर्स के क्लासिफिकेशन। एक है आपके फिक्स्ड फैक्टर्स, जिसका एप्लीकेशन से फर्क नहीं पड़ता कि आपका आउटपुट कितना होगा, कितना नहीं, बदलेगा नहीं।
इनफैक्ट कई सारे फिक्स फैक्टर ऐसे भी होते हैं जो आउटपुट स्टार्ट होने के भी पहले होते हैं, जैसे मशीनरी और प्लांट। ये एक बार स्टैब्लिश हो जाता है, उसके बाद ही चीज़ें बनना शुरू होती हैं। तो ऐसा नहीं हो सकता कि चीज़ें बनना स्टार्ट हो गई और ये मौजूद नहीं था, लेकिन ये ज़रूर पॉसिबल है, बल्कि हाईली चांस, बहुत सारे चांस है इसके, मशीन या प्लांट तैयार हो गया पर यूनिट्स बनना स्टार्ट नहीं हुए। ठीक है। अब इनपुट ऑफ मशीन एक फिक्स फैक्टर है। ठीक है, ये कांस्टेंट रहेगा, चाहे आप जीरो कमोडिटी बनाओ चाहे 1000, क्योंकि हमने जो मशीन लगाई है वो 1000 तक यूनिट्स बना सकती है। हालांकि हमारे आउटपुट में चेंज किससे आ सकते हैं कि हम इसमें लेबर कितने लगा रहे हैं। ठीक है, लेबर इज एग्जांपल ऑफ वेरिएबल फैक्टर। रॉ मटेरियल एक एग्जांपल है इसमें, और भी बहुत सी चीज़ें हैं। ठीक है, मान लीजिए आप जीरो आउटपुट बना रहे थे, तो आपकी मशीन तो लगी हुई थी पर आपने लेबर को लगाया ही नहीं, है ना। लेबर तो वेजेस पे होता है, जिस दिन काम करेगा, जितना काम करेगा उतने ही पैसे आप उसे दोगे। जिस दिन आपको काम ही नहीं है उस दिन आप उसे नहीं बुलाओगे ना, आपको पैसे देने पड़ेंगे। ठीक है, यहाँ पे ऑफिस के परमानेंट स्टाफ की बात नहीं हो रही, ध्यान दीजिएगा। हालांकि जब हम लोग प्रोडक्शन के चार फैक्टर की बात करते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, वहाँ हम लेबर में सभी तरीके के ह्यूमंस ले आते हैं एक्सेप्ट द एंटरप्रेन्योर। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अब वेरिएबल फैक्टर की बात करें, यहाँ लेबर केवल वो हैं जो हमारी फैक्ट्री या हमारे एग्रीकल्चर लैंड पे उस समय काम करते हैं जब हमें काम की ज़रूरत होती है, जब हम कुछ प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। उन लेबर्स को हम घटा बढ़ा सकते हैं, ज़ीरो भी कर सकते हैं। ठीक है, जैसे ये 1000 यूनिट्स प्रोड्यूस करने वाली जो मशीन है, मान लीजिए इसमें 8 लोग काम कर सकते हैं। तो जब 0 लोग काम करेंगे तो कुछ नहीं बन रहा होगा, जब 1 लोग काम करेंगे तो कुछ बन रहा होगा, और 8 लोग काम करेंगे तो 1000 यूनिट बनने लगेगी। ठीक है, इस तरीके से हमें मान के चलना है, तभी हम इकोनॉमिक्स समझ पाएंगे। हम टेक्निकलिटी में बहुत ज़्यादा नहीं जा सकते कि रॉ मटेरियल कितना था कि नहीं था, बिजली आ रही थी कि नहीं आ रही थी, क्या जनरेटर था बिजली के शुरू पे, इतनी डिटेल में भी हम नहीं जा सकते, वरना हम कई सारे कॉमन कॉन्सेप्ट को समझ नहीं पाएंगे। इसीलिए हमें बेसिक चीज़ें लेके चलनी है कि हमारे पास एक बड़ी मशीन है या दो बड़ी मशीनें हैं, और हमारे पास कुछ लेबर है जो कभी ज़ीरो भी हम ले रहे हैं, कभी एक, कभी दो, कभी फुल। ठीक, तो जो वेरिएबल फैक्टर है वो अगर ज़ीरो होगा तो आउटपुट ज़ीरो रहेगा, और अगर ये बढ़ेगा तो आउटपुट भी बढ़ेगा। ठीक है, किस रेशियो में बढ़ेगा ये आगे जानेंगे। शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन, अब शॉर्ट रन में क्या फ़र्क आता है। शॉर्ट रन का मतलब होता है कि इसमें प्रोडक्शन बढ़ाया जा सकता है जब हम केवल वेरिएबल फैक्टर को बढ़ा रहे हैं, और ये मान के चलते हैं कि फिक्स फैक्टर उतना का उतना ही है। जैसे एक प्लांट हमने मान लिया इंस्टॉल किया गया है और उसको हम चेंज नहीं कर सकते, और ऑब्वियसली नहीं चेंज कर सकते शॉर्ट टर्म में, क्योंकि शॉर्ट पीरियड इतना छोटा होता है कि हम प्लांट जैसे बड़े खर्चे बार बार नहीं कर सकते उस बीच में। ठीक है, तो ये मान के चलते हैं कि उसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी शॉर्ट पीरियड के समय बराबर है। लेकिन एक फिक्स फैक्टर के साथ जब हम वेरिएबल फैक्टर को बढ़ाएंगे तो क्या होगा, क्वांटिटी बदलेगी। देखिए यहाँ पे जो के है यानी कैपिटल फिक्स फैक्टर वो 4 है, बट लेबर यानी कि वेरिएबल फैक्टर 5 से 6 हुआ, तो क्वांटिटी हमारी बढ़ गई। सेम रेशियो में नहीं बढ़ती पर बढ़ी। ठीक, अब हमारा अगर के कांस्टेंट है तो वेरिएबल फैक्टर का रेशियो प्रोडक्शन से कैसा बनेगा, ऐसा सीधा। ठीक, लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे फिक्स फैक्टर और वेरिएबल फैक्टर के बीच का डिस्टिंक्शन चला जाता है। क्यों चला जाता है, क्योंकि सभी चीज़ें हमें बदलनी होती हैं। प्रोडक्शन कैपेसिटी फॉर्म की बढ़ा सकते हैं बड़ी मशीनें लगा के, प्लांट डबल करके। कभी कोई ऐसा समय समय पे 5 5 साल पे क्या होता है, अक्सर मॉडर्नाइजेशन होता है, टेक्नोलॉजी में बदलाव होता है, तो हमें प्लांट बदलने ही पड़ जाते हैं। तो इसीलिए, तो वहाँ पे अगर हम वेरिएबल फैक्टर और फिक्स फैक्टर दोनों को डबल करें तो प्रोडक्शन एग्जैक्टली डबल हो जाता है। मतलब कि वहाँ पे दोनों का जो मिक्स्ड फंक्शन है वो एग्जैक्टली रिलेटेड होता है, डायरेक्टली रिलेटेड होता है। जितने मल्टीपल्स में वो कॉम्बिनेशन बढ़ेगा वेरिएबल फैक्टर फिक्स फैक्टर का, उतने ही मल्टीपल्स में प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। तो ग्राफ कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा। ठीक है, एग्जैक्टली 45 डिग्री। अच्छा, तीन डिफरेंसेस शॉर्ट रन प्रोडक्शन और लॉन्ग रन प्रोडक्शन में क्या है।
शॉर्ट रन को हम वेरिएबल प्रोपोर्शन टाइप बोलते हैं, जबकि लॉन्ग रन को हम कांस्टेंट प्रोपोर्शन टाइप बोलते हैं। क्यों? क्योंकि शॉर्ट रन में केवल वेरिएबल फैक्टर बढ़ता है, फिक्स फैक्टर सेम रहता है, जबकि लॉन्ग रन में दोनों ही बदलते हैं और लगभग सेम रेशियो में ही बदलते हैं, तो इसीलिए कांस्टेंट प्रोपोर्शन टाइप। ठीक है। दूसरा क्या है? स्केल ऑफ आउटपुट इज इन केस ऑफ शॉर्ट रन इज कांस्टेंट। जो शॉर्ट रन प्रोडक्शन है उसमें आउटपुट का स्केल लगभग सेम रहता है, जबकि लॉन्ग रन में वो बदलता है। ये भी हमने सब ऊपर जो समझा उसी के बारे में बात होगी। शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन क्या है? वो रिटर्न्स टू अ फैक्टर बताता है कि मतलब कोई एक फैक्टर बढ़ रहा है, दूसरा कांस्टेंट है, तो जो बढ़ा रहे हैं उससे प्रोडक्शन कैसे रिलेटेड है। जबकि लॉन्ग रन में क्या है? रिटर्न्स टू स्केल, यानी कि जब बहुत बड़ी क्वांटिटी में हम बनाते हैं तो क्या फायदा होता है, ये देखने को मिलता है। एज यूजुअल डिफरेंसेस आप लोग खुद रिवाइज करेंगे। अब आते हैं टोटल प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट का वेरिएबल फैक्टर। ठीक है। सबसे पहले टोटल प्रोडक्ट, ये सम टोटल ऑफ आउटपुट है, जितने भी वेरिएबल फैक्टर हमने लगाए उससे जितना भी आउटपुट प्रोड्यूस हुआ उन सबको जोड़ के, विद कांस्टेंट अमाउंट ऑफ फिक्स फैक्टर, मतलब जो एक फिक्स क्वांटिटी हमने फिक्स फैक्टर की ली थी उसके साथ। ठीक है। मान लिया कि हमने एक बार कुछ वेरिएबल फैक्टर रखा तो 10 यूनिट बनी, फिर बढ़ाया तो 12 बनी, और बढ़ाया 15 बनी, और बढ़ाया 12 बनी, फिर 10 बनी, फिर 6 बनी। अच्छा, बढ़ाने पे घटने क्यों लगी ये भी अभी आगे हम पढ़ेंगे। तो सब तरीके के फैक्टर बढ़ाने के बाद हमारे ये टोटल प्रोडक्ट निकल के आया 65 यूनिट्स। ठीक है। अब मार्जिनल क्या था? ये हर एक पे चेंज था, जैसे यहाँ पे 10 से 22 हुआ यानी 12 का चेंज आया, तो ये मार्जिनल प्रोडक्ट है। फिर 22 से 37 हुआ 37, तो 15 का चेंज आया, ये क्या है? मार्जिनल प्रोडक्ट। ठीक है। और एवरेज क्या है? जितना भी टोटल 65 था वो हमने डिवाइड कर दिया 1 2 3 4 5 6, 6 बार जो हमने अलग अलग वो रखा है उससे, तो हमारा टीपी बाय एल आ गया कितना? एपी, एवरेज प्रोडक्ट। जितनी भी यूनिट्स हमने वेरिएबल फैक्टर की लगाई उससे हमने टोटल प्रोडक्ट डिवाइड कर दिया। एक इलस्ट्रेशन आपको दिया हुआ है, यहाँ पे 1 यूनिट ऑफ लेबर में 50 यूनिट बन रही थी, फिर 2 करेगा तो 40 और बढ़ गई यानी कि 90 हो गई। फिर 1 यूनिट और बढ़ाई गई लेबर की तो 30 और बढ़ गई यानी कि 120 हो गई, एंड सो ऑन। एक टाइम आया जब हमने 5 से 6 लेबर यूनिट करी पर टीपी 150 का 150 ही रहा, यानी एमपी जीरो रहा, बढ़ा नहीं। ठीक। और उसके बाद हमने एक और बढ़ा दिया तो क्या हुआ? घट गया प्रोडक्शन, टोटल प्रोडक्शन मतलब कि। क्यों ऐसा होता है इसके बारे में आगे बताऊंगा एक बार, वो जब थ्योरी सामने आएगी इसकी। लेकिन फिर भी आपको समझा देता हूँ एक एग्जांपल के साथ। मान लीजिए एक मशीन पे 8 लोग काम कर सकते हैं। ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि अगर वही काम 6 लोग 5 लोग बहुत ज़ोर लगा के बहुत मेहनत करके और जो है नहीं स्मार्टली करें तो हो ना सके, ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो हमने मान लिया कि कोई मशीन थी जिस पे 6 लोग काम कर सकते थे, तो हमने एक को लगाया, काफ़ी अच्छा प्रोडक्शन हुआ। 2 को लगाया तो उतना अच्छा नहीं बढ़ा लेकिन अच्छा खासा फिर भी बढ़ गया। फिर 3 को लगाया तो थोड़ा सा कम बढ़ा लेकिन बढ़ रहा था, लगातार बढ़ रहा था। 4 पे भी 20 यूनिट और बढ़ा, तो हमें अब तक ये लग रहा था कि अच्छा ठीक है, सबको लगाना सही है। देखिए एवरेज प्रोडक्ट घट रहा है 50 45 40 35 40, लेकिन टोटल प्रोडक्ट बढ़ रहा है। जब तक टोटल प्रोडक्ट बढ़ रहा है तब तक इतनी कोई दिक्कत नहीं है। फिफ्थ व्यक्ति को भी लगाया तो भी मैं देखा, अरे वाह, 150 यूनिट प्रोडक्शन होने लगा। अब बात ये थी कि ये 5 लोग अपनी ज़बरदस्त कैपेसिटी पे काम कर रहे थे, तो 6 लोगों की ज़रूरत पड़ ही नहीं रही थी उस मशीन पे। जितने मशीन प्रोड्यूस कर सकती थी 150 उतना प्रोड्यूस कर रही थी। फिर छठा व्यक्ति आया तो इन सबने कहा जितने लोग मशीन पे काम कर सकते हैं उतने तो हैं ही हम लोग, तो कोई भी एक्स्ट्रा मेहनत क्यों करे भाई, उस दिन भर मशीन चलाई जा सकती है। 6 लोगों की उसमें जगह है, मान लीजिए 6 लोग हैं तो सब अपने एवरेज कैपेसिटी से काम करने लग गए। तो ये पाया गया कि इस व्यक्ति ने कुछ बढ़ाया तो था पर बाकी सब थोड़ा थोड़ा जो घटे उस वजह से टोटल प्रोडक्शन नहीं बढ़ा, 150 का 150 ही रहा, है ना। तो इसीलिए एक स्टेज आती है जब एमपी जीरो हो जाता है, टोटल प्रोडक्ट नहीं बढ़ता है। इसके बाद एक स्टेज और आती है जो कि क्या है, अब 6 लोगों की मशीन थी और आपने 7 लोग लगा दिए, तो बताइए क्या पॉसिबल है 6 लोगों की मशीन पे 7 लोगों का काम करके प्रोडक्शन बढ़ा देना? नहीं।
है ना, क्योंकि एक व्यक्ति बैठेगा तो ही दूसरा काम कर सकता है, सातों लोग एक साथ तो काम कर नहीं सकते हैं। तो अब प्रोडक्शन लेकिन फिर भी घटा क्यों? एटलीस्ट उतना तो होना चाहिए था ना, वो 6 लोग तो 150 कर रहे थे। तो प्रोडक्शन घटा इसलिए क्योंकि जब एक व्यक्ति बैठेगा ही बैठेगा तो वो कौन होगा ये कैसे पता चलेगा? भाई ये 7 लोग हैं, इनको एक मशीन को दे दी गई काम करने के लिए, उस पर 6 लोग काम कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6। अब इनको इन्होंने देखा कि भाई एक लोग के बैठने की जगह आराम करने की, तो हर ही कोई चाहेगा ना कि मैं ही आराम कर लूँ। तो ये जो हर कोई चाहेगा कि मैं आराम कर लूँ, इस वजह से प्रोडक्शन उतना नहीं हो पाएगा जितना 6 लोग कर रहे थे, उल्टा घट जाएगा। ठीक है, तो ये है डिमिनिशिंग रिटर्न टू अ फैक्टर। ये आगे आप जिस भी नाम से इसको पढ़ोगे, बहुत सारे नाम है इसके। ठीक, एपी देखिए कैसे आ रहा है। भाई टोटल यूनिट यहाँ तक आते आते लेबर की 3 हो गई थी और प्रोडक्शन 120, तो 120 को 3 से डिवाइड कर दिया तो 40 आ गया। लेकिन 90 से 120 में चेंज कितने का था? 30 का था। तो इसीलिए एमपी क्या रहेगा? 30 रहेगा। नेगेटिव एमपी हमने ऊपर देखा। यस, एमपी कैन बी नेगेटिव इन सर्टेन सिचुएशन, वही जो मैं भी आपको बताया था, पर्टिकुलरली व्हेन देयर इज एक्सेसिव एम्प्लॉयमेंट और डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। मतलब कि एम्प्लॉयमेंट जो था वो ज़्यादा हो गया, या जैसे कह सकते हैं कि एक तरीके से अनएम्प्लॉयमेंट ही है। क्यों? क्योंकि 7वें व्यक्ति को हो सकता है आप पैसा दे रहे हो, लेकिन वो व्यक्ति बैठा हुआ है, या 7 लोग जो है मिलके 6 का ही काम कर रहे हैं। तो पैसा 7 का दिया जा रहा है लेकिन काम मिल रहा है केवल 6 को, तो इसलिए एक तरीके से छुपा हुआ अनएम्प्लॉयमेंट है। ठीक है, 7वें व्यक्ति के पास काम नहीं है, या 7 लोगों के पास मिलकर 6 ही लोगों का काम है। ठीक, ये कुछ जगहों पे देखने को मिलता है इंडिया में, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, मतलब कि गवर्नमेंट कंपनीज और ऑफिसेज में। ठीक, ऐसा खेतों में भी देखने को मिलता है। क्या होता है, लोग सोचते हैं कि हमारे खेती आसानी से हो जाए, हमारा काम थोड़ा आसान हो जाए, तो कई बार लोग अपने वाइफ बच्चों उन सबको लगा देते हैं, फैमिली मेम्बर्स को। अगर माँ बाप थोड़ा सा कम बूढ़े हैं या उनके हाथ पैर सही है, तो कब जब बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है खेती में किसी एक टाइम पे, सीजन के हिसाब से, तो वो उनको भी लगा देते हैं। ऐसे में होता क्या है कि काम 2 का है, कर 4 रहे हैं, तो ये क्या है? डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट है। हम दिखा तो रहे हैं कि भाई सबके पास काम है, बट एक्चुअली काम उतना है नहीं, सब बस कर रहे हैं ज़्यादा टाइम देके। तो इस तरीके से चैप्टर्स आपके सामने आएंगे, और ये जो न्यूमेरिकल्स हैं मैंने पहले ही बताया कि आपको न्यूमेरिकल पोर्शन जब मैं पढ़ाऊंगा तो उसमें मिलेंगे। रिटर्न्स टू अ फैक्टर, द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन और लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्ट। जैसे कि मैंने बताया था कि नाम अलग अलग होंगे, वेरिएबल प्रोपोर्शन भी इसका नाम है और डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्ट भी नाम है। और ये क्या बताता है कि एमपी लगातार घटता रहता है। आपने देखा था कि पहले ही स्टेप से, ये जो ऊपर हमारा एग्जाम्पल था, उससे पहले ही स्टेप से एमपी घटने लगा, 50 से 40 हो गया। कहीं पे भी आपको ऐसा मिलेगा कि ऊपर छोटा नंबर था, बाद में बढ़ा हुआ मिला। ठीक है, if the input of one factor is increasing while all the other factors remain constant, then the proportion between factors is unchanged. Supposing there are two factor production, that is land and labor. Land is fixed factor and labor is variable factor. Supposing you have land measuring 2 hectares. You grow tomatoes on it with the help of 1 unit of labor. Accordingly, the proportion between labor and land will be 1:2. तो अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पे आपके पास एक लैंड है, ठीक, और आप इसमें एक लेबर लगा के, ठीक है, या एक यूनिट ऑफ लेबर लगा के टमाटो उगा रहे हैं। ठीक, और प्रोपोर्शन है लेबर लैंड का यहाँ पे 1:2, 2 हेक्टेयर्स पे 1 यूनिट ऑफ लेबर। ठीक, अब अगर आप लेबर को बढ़ा के 2 कर देते हो तो नया प्रोपोर्शन क्या बनेगा? 2:2। यानी कि अब पहले 2 हेक्टेयर पर यूनिट ऑफ लेबर था, 1 हेक्टेयर पर यूनिट ऑफ लेबर हो गया। तो यहाँ पे क्या हुआ? प्रोपोर्शन ऑफ फैक्टर चेंज हुआ। तो इसमें क्या होगा? टोटल आउटपुट भी बदलेगा। वहां पे अगर पर यूनिट लेबर पे और 2 हेक्टेयर के लैंड पे कुछ प्रोडक्शन हो रहा था, तो एक और व्यक्ति के वजह से प्रोडक्शन बढ़ेगा, लेकिन अलग रेट पे बढ़ेगा, डबल नहीं हो जाएगा।
ठीक है, क्योंकि यहाँ पे फिक्स फैक्टर फिक्स्ड ही है। ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको ऊपर ही बताया था कि लॉन्ग रन और शॉर्ट रन में क्या फ़र्क है। वहाँ पे दोनों फैक्टर बराबर रेशियो से बढ़ते हैं। अगर लेबर 1 का 2 हो रहा है तो लैंड भी 1 का 2 होता है। और ऐसे केस में जब एक लेबर और एक लैंड के साथ हम मान लीजिए 40 केजी टमाटर उगा पा रहे हैं, ठीक, तो 2 यूनिट लेबर और 2 यूनिट लैंड के साथ क्या करेंगे, 80 केजी उगा पाएंगे, है कि नहीं। तो ये जो 80 केजी हम ग्रो कर पाएंगे वो क्यों, क्योंकि दोनों चीज़ें डबल होंगी। लेकिन वहीं हम लैंड उतना ही रखें, लेबर सिर्फ डबल कर दें, तो इसका मतलब ये नहीं है कि क्वांटिटी डबल हो जाएगी। क्वांटिटी एक अलग रेट से बढ़ेंगी, ठीक है, जो कि उससे कम होगा। अब चूंकि कम होगा, पहले ही यूनिट हमने बढ़ाई और कम हो गया, तो अब तीसरे लेबर पे और कम, और चौथे लेबर पे और कम होना ही चाहिए, क्योंकि लैंड तो फिक्स्ड है। इसी वजह से क्या होता है, जो मार्जिन प्रोडक्ट है वो डिमिनिश करता है, डिक्रीज करता है, और उसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन प्रोडक्ट, ठीक है, या लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। अब इसको एज स्टेटमेंट अगर आपको याद करना है एग्जाम में लिखने के लिए, तो ये लाइन है आपके पास, ठीक। अब टेबुलर और डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन पे आते हैं लॉ के। जो हमने लॉ की बात की उसको टेबल में और डायग्राम में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखिए, इंक्रीजिंग एमपीवी होता है, यूनिट ऑफ लैंड 1 है, मान लीजिए इस पर मैक्सिमम 3 लोग काम कर सकते हैं या 6 लोग काम कर सकते हैं। तो जब 3 या 4 पे कहीं हम पहुंचे तो हमने पाया कि यार मैक्सिमम प्रोडक्शन अब हो रहा है 1 यूनिट बढ़ाने से जो होता है, मतलब एमपी से जो होता है, ठीक है। टोटल प्रोडक्ट तो देखिए यहाँ पे मैक्सिमम है, जब 6 लोग काम कर सकते हैं और 6 कर रहे हैं। लेकिन जो एक एक व्यक्ति बढ़ाने से काम बढ़, मतलब प्रोडक्शन बहुत बढ़ जा रहा है, वो केवल यहाँ ही तक हुआ। 2 था, फिर 5 हुआ यानी 3 बढ़ा, 5 से 9 हुआ यानी 4 बढ़ा, 9 से 12 हुआ वापस 3 ही बढ़ा। तो मैक्सिमम कहाँ है, इंक्रीज मैक्सिमम। एमपी सबसे बड़ा कहाँ था, यहाँ पे था, ठीक है। तो ऐसा भी होता है कि एमपी बढ़ रहा है, ठीक, फिर अब घटने लगता है, फिर एक जगह आके एमपी जीरो और फिर नेगेटिव हो जाता है। और इसका कर्व कैसे बनता है, ऐसे देखिए, जब बढ़ रहा है तो ऐसा रहेगा, ठीक है, यानी कि इस तरफ। और जब घटता एमपी है तो टीपी घटते रेट से, यानी कि डिक्रीजिंग रेट से इंक्रीज होगा टीपी। और फिर यहाँ आके टीपी मैक्सिमम हो जाएगा जहाँ एमपी जीरो है। देख रहे हैं, जब एमपी बढ़ रहा है तो ये ऐसा है कर्व, जब एमपी घट रहा है तो कर्व ऐसा है, और जब एमपी जीरो है तो टीपी मैक्सिमम है, और जब एमपी नेगेटिव है तो टीपी डिक्रीज करने लग रहा है। तो ये जो स्टेज 1 2 3 लिखा है ना, मैं इस पॉइंट को स्टेज 3 कहता हूँ, और इसको मैं बोलता हूँ स्टेज 4, जिससे कि आपको ये 4 पॉइंट याद हो जाए, ठीक। कि कोई पूछे एमपी और टीपी में रिलेशन, तो आप क्या बोलोगे, ये बोलोगे, ठीक। कोई बोले लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्ट या लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन का इलस्ट्रेशन, डायग्रामेटिक इलस्ट्रेशन, तो आप क्या बोलोगे, ये बोलोगे, ठीक है। क्यों, अच्छा, सबसे पहले आपने देखा इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू फैक्टर, आइए इसको और डीपली समझते हैं। जो स्टेज 1 थी, यहाँ पे रिटर्न्स बढ़ रहे थे, एक एक यूनिट बढ़ाने से जो प्रोडक्शन था वो और ज़्यादा बढ़ जा रहा था। ऐसा क्यों था, फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ फिक्स फैक्टर। यहाँ पे जो भी व्यक्ति था वो जितना मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कर सकता था फिक्स फैक्टर को कर रहा था, ठीक है। तो इसीलिए जो है क्या कहते हैं कि इनिशियल स्टेज में क्या होता है, फिक्स फैक्टर अंडर यूटिलाइज होता है, ठीक। तो इसीलिए वेरिएबल फैक्टर की बहुत ज़्यादा उससे ज़रूरत होती है। और हमने क्योंकि शुरुआत में 1 से 2 से शुरू किया होता है, तो वेरिएबल फैक्टर बहुत कम होता है। वो पहले ही हार माना हुआ होता है कि मैं अकेले 6 लोगों की मशीन को चला ही कहाँ पाऊंगा, है ना। तो वो जो है, मैं ये जो एग्जांपल लेके चलता हूँ, आपको पहले ही मैंने बताया, पूरे चैप्टर भर वही लेके चलता हूँ। जैसे यहाँ पे 6 आदमी और एक मशीन, बड़ी मशीन का मैं एग्जांपल लेके चलता हूँ, ठीक। तो जब एक ही व्यक्ति होगा तो सामने वाला भी सोचेगा कि यार मैं कैसे 6 लोगों का काम करूँ, बहुत सारे स्टेप्स होंगे उसमें, तो वो एक उसका लूज सा कॉन्फिडेंस होगा। तो जैसे ही उसको साथी मिलेगा ना, वो मोटिवेट होगा, और अगला व्यक्ति उतना डिमोटिवेटेड तरीके से भी नहीं स्टार्ट करेगा। तो इसीलिए प्रोडक्शन डबल से ज़्यादा बढ़ रहा है, यानी कि इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर है, ठीक। डिवीजन ऑफ लेबर एंड इंक्रीज इन एफिशिएंसी, भाई हमारा काम बढ़ गया और हम दोनों लोग एक दूसरे का साथ पाके मोटिवेट हुए तो बढ़ाया हमने काम। तो ये जो 2 लेबर हैं, ऐसा जब सोचते हैं तो काम
ज़्यादा अच्छा कर पाते हैं, प्रोडक्शन और अच्छे करते हैं। बेटर कोऑर्डिनेशन बिटवीन द फैक्टर्स, और जैसे मशीन है, मशीन को भी चाहिए 6 लोग, तो उसको भी 2 लोगों से फ़ायदा होता है, तो इसीलिए प्रोडक्शन बढ़ पाता है। कॉजेज ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर, फिक्सिटी ऑफ द फैक्टर, भाई मशीनें बढ़ तो रही ही नहीं है, मशीन तो उतनी ही है, पर आप लोग बढ़ाए जा रहे हो, तो इसीलिए प्रोडक्शन बढ़ेगा तो, बट उतना नहीं बढ़ पाएगा एक टाइम के बाद। तो ये आता है सेकेंड स्टेज, यानी डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर। फिर इम्परफेक्ट फैक्टर सब्सटीट्यूटेबिलिटी, ज़रूरी नहीं है कि जो है जो लोग हों वो एक दूसरे का परफेक्ट रिप्लेसमेंट हो सकता हो कि बाद बाद में आप पहले तो आपको जो बेस्ट एम्प्लॉय मिला आपने उसे रख लिया, अब आपको और जो लेबर बल्क में चाहिए है, 2 का 4 करना है आपको, तो आपको उतने अच्छे लोग नहीं मिल रहे, है ना, सब एक जैसा काम नहीं कर पाते, तो इसीलिए ये भी कारण होता है कि रिटर्न्स टू फैक्टर डिमिनिश करते हैं। पुअर कोऑर्डिनेशन बिटवीन द फैक्टर्स, मतलब कि जो भी फैक्टर्स हैं वो आपस में एक साथ बहुत अच्छे से कोऑर्डिनेट करके काम नहीं कर रहे हैं। अगर किसी एक को बैठने की ज़रूरत है तो बाकी सब भी बैठने लग जा रहे हैं, या कहीं मशीन में मान लीजिए एक व्यक्ति की कमी है, 6 लोग की मशीन पर 5 लोग हैं, तो वो छठे का काम हर कोई चाहता है कि कोई और कर दे, मुझे ना करना पड़े, तो इस तरीके का कोऑर्डिनेशन ना होने के कारण एक एक फैक्टर बढ़ने से प्रोडक्शन उतना नहीं बढ़ता है। एजम्पशन ऑफ द लॉ, क्या क्या चीज़ें मान के चल रहे हैं जो नहीं होती हैं ज़्यादातर, लेकिन हम मानेंगे नहीं तो हम लॉ को समझ नहीं पाएंगे। पहली चीज़, रेशियो इन विच फैक्टर प्रोडक्शन और कंबाइंड कैन बी चेंज्ड। ऐसा हो सकता है कि किसी किसी चीज, कहीं कहीं किसी कैपिटल फैक्टर और किसी वेरिएबल फैक्टर के बीच में जो कॉम्बिनेशन हो वो चेंज किया जा सके, है ना। हर बार ऐसा ज़रूरी नहीं होता, जैसा हम समझ रहे हैं या हम एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं कि वैसा ही हो। जैसे लैंड ले लीजिए, एग्रीकल्चर लैंड अगर बहुत बड़ा है तो वहाँ पे ऐसा हो सकता है कि भाई एक व्यक्ति 100 स्क्वायर फीट में ही अकेले खेती कर सकता है, तो वो 100 ही स्क्वायर फीट लेके चल रहा है। दूसरा है उसने 100 और ले लिया, तो हो सकता है कि इक्वल रिटर्न आए फैक्टर में बढ़ने पर, है ना, ना इंक्रीजिंग हो ना डिक्रीजिंग, बहुत सी चीज़ें हो सकती हैं, बट हम मान के चल रहे हैं कि ऐसा नहीं। यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर और होमोजेनस और इक्वली एफिशिएंट, और ये भी हम कहीं हद तक मान के चल रहे हैं कि एक एक करके ही फैक्टर बढ़ाए जा रहे हैं वेरिएबल वाले, और वो लगभग एक जैसा ही काम कर लेते हैं, ठीक है, जबकि ऐसा भी नहीं होता है सच में। और दूसरा, स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी डज नॉट चेंज, हम जब ये प्रोसेस अपना रहे हैं, अलग अलग चेंज करके चेक कर रहे हैं, तो उस बीच टेक्नोलॉजी में कोई चेंज नहीं आ रहा है, ये सब हम मान के चलेंगे तभी ये लॉ काम करेगा। जिसका पहला स्टेज क्या है, जब एमपी बढ़ता है तो टीपी बढ़ते रेट से बढ़ता है, इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज होता है, इसको बोलते हैं स्टेज ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स। फिर स्टेज 2 आता है व्हेन एमपी इज डिमिनिशिंग, तब क्या होता है, स्टेज ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स। फिर स्टेज 3 मैं कहता हूँ कि आता है व्हेन एमपी इज जीरो, ठीक, थर्ड आप नोट कर लो, एमपी इज जीरो। क्वेश्चन भी वहाँ पे 4 या 6 मार्क्स का आता है, तो मुझे लगता है कि 4 स्टेप्स बनाना ज़रूरी है। तब टीपी मैक्सिमम होता है, टीपी इज मैक्सिमम, यानी कि स्टेज ऑफ मैक्सिमम रिटर्न्स, ठीक है, इसकी जगह ये कर दीजिएगा। और फिर स्टेज 4 ये है, फोर्थ क्या है, व्हेन एमपी इज नेगेटिव, स्टेज ऑफ नेगेटिव रिटर्न्स, डिक्रीजिंग रिटर्न्स भी कह सकते हैं आप, ठीक। पोस्टपोनमेंट ऑफ द लॉ, ये नई चीज़ आई, अभी तक हम पढ़ते थे अजम्पशन टू द लॉ, यहाँ पे भी हमने पढ़े अजम्पशन, लेकिन कुछ पोस्टपोनमेंट भी है, मतलब कि when there is improvement in technology used in the process of production so the greater output is achieved within the same inputs। कई बार क्या होता है कि टेक्नोलॉजी बढ़ाई है हमने, फिक्स फैक्टर में कुछ रिपेयर कराया, कुछ मॉडर्नाइज चीज़ें लगा दी एक्स्ट्रा, और वेरिएबल फैक्टर उतने ही है बट फिर भी बढ़ गया आउटपुट, है ना। ये क्या है, लॉ के ऊपर जाके कुछ बातें हैं। when some substitute of fixed factor is discovered, जब ऐसा मिलता है कि भाई ये फिक्स फैक्टर से ज़्यादा अच्छी कोई चीज़ हमें मिल गई है, जो पहला प्लांट था उससे कुछ बेटर प्लांट या मशीनरी मिल गई है, और इस वजह से उसमें जो प्रॉब्लम आती थी जिस वजह से उतना अच्छा प्रोडक्शन वो नहीं कर पा रहा था वो मिल गया हमें। जैसे कि मान लीजिए कि हमारा एग्रीकल्चर लैंड है और हमें मिल गया एक नए तरीके की सीड्स, जैसा 1948 में हुआ था HY वी सीड्स, है ना, हाई यील्डिंग वैरायटी, तो उसी सेम लैंड पे सेम व्यक्ति ज़्यादा प्रोडक्शन कर पा रहा था, तो इस तरीके से चीज़ें होती हैं, ठीक है, ये सब क्या है, लॉ के ऊपर जाके बातें हैं कुछ, इसीलिए पोस्टपोनमेंट ऑफ द लॉ कहा गया। ये देखिए अब एपी का भी ग्राफ आ गया, एपी कहाँ मैक्सिमम होता है, जहाँ इंक्रीजिंग, देखिए इंक्रीज यहाँ भी हो रहा है, इंक्रीज यहाँ भी हो रहा है,
बट यहाँ इंक्रीजिंग रेट से और यहाँ डिक्रीजिंग रेट से इंक्रीज है। तो जहाँ पे इस चीज़ का चेंज आता है वहाँ एपी क्या होता है, मैक्सिमम होता है। वहाँ तक एपी बढ़ेगा और इसके बाद एपी घटने लगेगा। ठीक, सॉरी, ये एमपी का ग्राफ था। तो एपी आपका वहाँ पे लगभग मैक्सिमम पे होता है। एपी जो है वहाँ से घटने लगता है जहाँ पे एपी और एमपी क्रॉस होते हैं, है ना। जिस जगह पे दोनों कट करते हैं, यानी कि एपी बढ़ा लेकिन एमपी घटा, वो पॉइंट के बाद एपी जो है घटने लगता है। और जहाँ एमपी जीरो आता है उस वहाँ पे एपी फ्लैट हो जाता है लगभग। ठीक है, हालांकि कहीं पे भी आपसे एपी के बारे में नहीं पूछेंगे इस तरह से। देखिए रिलेशन भी यहाँ टीपी एमपी का ही दिया है जो हमने पहले पीछे पढ़ा कि जब एमपी बढ़ रहा होता है तो टीपी इंक्रीजेज एट इंक्रीजिंग रेट, जब एमपी घटता है तो टीपी इंक्रीजेज एट ओनली डिमिनिशिंग रेट। फिर थर्ड स्टेज आती है व्हेन एमपी जीरो। देखिए यहाँ से याद करिएगा आप, तो टीपी में कोई एडिशन नहीं होता है, वो मैक्सिमम होता है। और एमपी नेगेटिव होता है तो टीपी घटने लगता है। ठीक, एमपी इज रेट ऑफ टीपी इसीलिए कहा गया। फिर से वही चार स्टेजेस दे दिए गए आपको रिलेशनशिप के। ये जो मैंने आपको ग्राफ मैच कराया वो है, सब वही बातें हैं दोबारा दोबारा। ठीक, तो चलिए इसी के साथ ये चैप्टर ख़त्म होता है। आपका वीडियो मुझे लगता है लगभग 31 मिनट का हो गया है, तो इसे हम यहीं ख़त्म कर देंगे। अगले वीडियो में हम अगला चैप्टर पढ़ेंगे, यानी कि चैप्टर 8, जो कि है कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट। कॉन्सेप्ट ऑफ रेवेन्यू शायद आप लोग पढ़ चुके होंगे। ये कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट चैप्टर 8। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।